बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास जल्द बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। शुरका को वाकयात और तदारुक पर ब्रीफ किया जाएगा। इसी की तफसील जानेंगे। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, क्या तफसीलात हैं? देखिए, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए हैं उस पर वफाक में खासी तशवीश पाई जाती है और इसी हवाले से ये गौर किया जा रहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने पर जो है गौर किया जा रहा है। इजलास में कौमी सलामती के अमूर ज़ेर बहस हैं कि दहशतगर्दी के हालिया वाकयात और उनके तदारक पर ब्रीफ किया जाएगा और इस वक्त तक जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उस हवाले से भी शुरा को आगाह किया जाएगा और ये गौर किया जा रहा है कि इसी हफ्ते में जो है ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया जाएगा। तफसील के लिए आपका शुक्रिया उस्मान। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के इंकशाफात से मुतालिक। सदर मुमलिकत ने बताया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेनेट और 2018 के इलेक्शंस में इमरान खान की मदद की। इमरान खान 25 मई की कॉल ना देते तो शायद इंतखाबात से मुतालिक समझौता हो जाता। इमरान खान और जनरल बाजवा में ताल्लुकात कब खराब हुए, जवाब तलाश कर रहा हूँ। मईशत में इस्लाहात और इसकी बहाली बुनियादी मकसद होना चाहिए। माफ़ करके भूल जाओ की पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। सदर ने मजीद ये भी कहा कि इमरान खान को परेशान नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नहीं। तजवीज़ दी कि इंतखाबात अप्रैल या मई में करवा ले। इंतखाबात की तारीख तय नहीं है। ऑडियोज़ और वीडियोज़ के मामले पर नए आर्मी चीफ से बात हुई है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब, ये बड़े ही अहम किस्म के इंकशाफात सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से किए गए हैं, इसकी मजीद क्या तफसील है? खासे पुराने रहे जो सियासी मुखालफिन थे इमरान खान के, वो ये बात करते रहे कि 2018 के आम इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही। गुज़िश्ता शब एशाइया दिया गया था सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के एजाज में, जिसमें ताजिर, सनतकार, सफरतकार और समाजी शख्सियात शरीक हुई। उसमें एक अहम इंकशाफात सामने आए। आरिफ अलवी ने ये कहा कि 2018 के आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में साबिक चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल बाजवा ने हमारी PTI की मदद की थी और इमरान खान 25 मई की कॉल ना देते तो शायद इंतखाबात के हवाले से समझौता हो जाता। कारोबारी बिरादरी का इंतखाबात के हवाले से तशवीश का इजहार भी सामने आया है। जो मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा थे उन्होंने सवाल किया कि क्या इमरान खान चंद माह इंतजार नहीं कर सकते, बेचैनी वाली कैफियत क्यों रखना चाहते हैं? इस सूरत हाल से मईशत को नुकसान होगा। इमरान खान को समझाने की जरूरत है, हमें इस वक्त IMF की जरूरत है, ऐसा कहना था ताजिर रहनुमाओं का। साथ साथ ये भी कहा गया ताजिर रहनुमाओं की जानिब से कि मौजूदा सूरत हाल में अबूरी हुकूमत बनने से IMF इस हुकूमत से बात नहीं करेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी ताजिरों की तजवीज से इत्तेफाक किया और ये कहा कि मेरी कोशिश है कि मामला पर इत्तेफाक के राय हो जाए। मईशत में इस्लाहत और इसकी बहाली बुनियादी मकसद होना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि माफ करके भूल जाओगी पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार है ताकि मुल्क के फायदे के लिए नई शुरुआत हो। एक सवाल ये भी किया गया था सदर मुमलिकत से कि इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान ताल्लुकात कब खराब हुए, तो उनका कहना यह था कि इस सवाल के जवाब वो भी तलाश कर रहे, लेकिन मुमकिन तौर पर ये मामला गुज़िश्ता साल अक्टूबर में खराब हुए थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यह भी एतराफ किया कि नैब के मामला में बहुत ज्यादा मदाखलत थी, किसी को भी इल्जाम की बुनियाद पर जेल में डालना बहुत आसान था। बदकिस्मती से इदारों और अदलिया ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया। एक और सवाल के जवाब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यह कहा कि ग्लोबल ऑर्डर जाती मफादात पर मबनी है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भारत को अच्छा जवाब दिया। साथ साथ ये भी उनका कहना था कि ऑडियो वीडियोस मामले पर नए आर्मी चीफ से भी बात हुई है। जी, इसकी तफसील मुकम्मल आप दे रहे थे असलम खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इंतहाई अहम ये मामला है, बात करने के लिए इस पर सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नदीम मलिक साहब, एक तो इस किस्म का बयान, इस किस्म के इंकशाफात, इनकी टाइमिंग्स बड़ी अहम है, और दूसरा आरिफ अलवी जानिब से ये कहा जाना कि 2018 के आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में जनरल बाजवा ने इमरान खान की मदद की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और ये भी उन्होंने कहा है कि इमरान खान 25 मई की कॉल ना देते तो शायद इंतखाबात पर समझौता हो जाता। आरिफ अलवी साहब ने सच सामने रखा है, हकाइक सामने रखे हैं, क्योंकि 2018 के इंतखाबात के मुतालिक हमारी अपनी जो इतलात हैं कि इमरान खान अब जिनको मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कहकर पुकारते हैं, कराची और लाहौर में बैठे हुए कुछ लोगों ने इमरान खान के लिए या PTI के लिए 2018 के इंतखाबात मैनेज किए थे। और यकीनन अब सदर आरिफ अलवी उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मदद की तो उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त हो जाती है उसी इतलात के ऊपर जो हमारे पास 2018 से मौजूद है। बाकायदा कराची के इलेक्शन के अंदर भी ये जो 14 सीटें थी, ये हार्डली 3 या 4 सीटें अपने बलबूते पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती थी।
बाकी नशिस्तों के मतलब एटलीस्ट मेरी तो अपनी उस वक्त भी असेसमेंट थी कि ये इंतखाबात बगैर मुदाखलत के PTI कराची की 14 सीटें नहीं जीती। इसी तरीके से पंजाब के हवाले से लाहौर में मौजूद एक शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पूरा जो इलेक्शन प्लान था उसके ऊपर काम किया था। इमरान खान बाखूबी उससे आगाह थे और ऑन बोर्ड थे सारे लोग उस मामले के ऊपर, और तारीफें करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थकते नहीं थे। वो सेम पेज जो 3.5 साल बरकरार रहा वो यही सेम पेज था कि हर मामले के अंदर इनको मदद हासिल थी। वो नैब का मामला हो, अपोजिशन को फिक्स करना हो, या कोई मुल्क की इकॉनमी हो, या वजारतें चलाने का मामला हो, हर मौके के ऊपर इन्हें मदद हासिल थी। और जहां पर सदर आरिफ अलवी ने यह कहा कि जो इख्तलाफात थे गुज़श्ता साल अक्टूबर में शुरू हुए, वो भी उन्होंने सही कहा। इख्तलाफ की बुनियाद पड़ी थी जब DGISI की तब्दीली का मामला आया और इमरान खान ने उसको रेजिस्ट किया। उनका ख्याल था कि जनरल फैज को कंटिन्यू करना चाहिए और उस ओहदे से उनको हटाने का मतलब होगा कि वो अपोजिशन से जिस तरीके से निबटना चाहते हैं उसके अंदर उनको मुश्किलात पेश आती। ये एक वाद उनके जहन में एक ख्याल था जिससे वो परेशान थे कि जैसे ही हटे तो उनको मुश्किल पेश आएगी। सेनेट इंतखाबात इन्होंने मैनेज करके दिए, कौमी असम्बली के अंदर बंदे ये पूरे करके देते थे, तो अगर यही हटा दिया जाए तो फिर वो हुकूमत कैसे चलाएंगे। यहाँ से उन्होंने जनरल बाजवा को नो कहना शुरू किया और वही नुक्ता आगाज बना इनके आपस में मिनिस्टर्स का, जो आखिर में जाके हमें अप्रैल में इनकी हुकूमत गिरते नजर आई, क्योंकि वो लोग जिनको प्लेट में रख के तहरीक इंसाफ को पेश किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट उससे पीछे हटी कि आइंदा ये और इस पे भी नदीम मलिक साहब, खान साहब ये कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अगर चाहती तो तहरीक अदम एतमाद को रुकवा तो सकती थी, तब भी वो ये फेवर चाहते थे। मंसूर अली खान साहब और तलत हुसैन साहब भी साथ आ चुके हैं। तलत हुसैन साहब, इमरान खान जिनको अपनी हुकूमत जाने का मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, जिन पर आरिफ अलवी साहब जो बातें बता रहे हैं वो तो हालात ये बता रहे हैं कि फेवर सारे इमरान खान के साथ थे, चाहे वो सेनेट इलेक्शन है, चाहे 2018 के आम इंतखाबात हैं, चाहे नैब के मामलात हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि नैब में इस हद तक मुदाखलत थी कि इल्ज़ामात की बुनियाद पर किसी को भी जेल में डाल देना बेहद आसान था। तो अब जो आरिफ अलवी साहब बातें बता रहे हैं उसके बाद आपको लगता है कि ये उम्मीद रखना कि मामलात पर इत्तेफाक राय हो जाएगा इमरान खान के साथ, जो अब भी वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल लगता है आपको? जी, सदर आरिफ अलवी साहब का अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इन तमाम मामलात के अंदर बहुत मुतनाज़ा रहा है। आरिफ अलवी साहब उस तमाम कोर टीम का हिस्सा रहे हैं जिस कोर टीम के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2018 का स्टेज सजाया गया। आरिफ अलवी साहब उन तमाम इक़दामात का हिस्सा रहे हैं जिनके जरिए आइन को पलटाया गया। वो तमाम प्लान जिनमें से चंद एक का नदीम मलिक ने भी जिक्र किया अभी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा रहे हैं। आरिफ अलवी साहब की तरफ से बातों का आना और ऐसे तरीके से आना कि जिसके अंदर कहीं पर आपको कोई शर्मिंदगी का या नदामत का एहसास भी ना हो, वो हैरान कौन चीज है। देखें, आपके सामने सदर मुमलिकत है जो रियासत का नुमाइंदा है, वो किस इरादे के साथ, इस्तिकलाल के साथ, मैं डिठाई कहना नहीं चाह रहा था, इस वजह से मैं रुक गया। वो बैठ के वहां पर आपको बता रहा है कि कैसे उनकी जमात जिसने उसको सदर बनाया वो ताकत में कैसे आई थी। तो जाहिर है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बंदे तोड़े जा रहे थे और हम तो ट्रैवल कर रहे थे 2018 के इंतखाबात में दूसरे इंतखाबात की तरह, बल्कि नदीम मलिक और मैं तो बाज़ जगहों पर इकट्ठे हम कैमरे उठाए घूमते फिरते भी हमारी मुलाकातें होती रही। तो साउथ ऑफ पंजाब से लेके अटक तक और बलूचिस्तान से लेकर कराची तक हर जगह पर एक बाकायदा प्लान इम्प्लीमेंट किया जा रहा था और उस प्लान का कलीदी हिस्सा थे आरिफ अलवी साहब। और उसमें वो तमाम लोग इन्वॉल्व थे जिनका वो नाम लेते हैं तनकीदी एतबार से, जिसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व थे, जनरल फैज इन्वॉल्व थे। और अब आप देखें कि जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है वो खुद तो ये काम नहीं कर रहे होंगे ना, वो खुद तो जाके GDA नहीं बना रहे होंगे या बाप पार्टी नहीं बना रहे होंगे या साउथ ब्लॉक को PTI के अंदर दम नहीं कर रहे होंगे। वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा रहा था जिसका न सिर्फ आरिफ अलवी साहब को अदराक था, बल्कि वो लम्हा बलम्हा की खबरें जहांगीर खान तरीन के साथ मिलकर इमरान खान को दिया करते थे। तो एक तो मेरे ख्याल में अगर ये एतराफ़ जुर्म है तो सदर मुमलिकत को कम अज कम उसके ऊपर निदामत का इजहार तो करना चाहिए था। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा जो है कि इस तमाम थिएटर जो क्रिएट किया गया उसके पेश नज़र और उसके बाद जिस बुरे तरीके से उस थिएटर का इख्तिताम हुआ, जिसके अंदर लड़ाई हुई और एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच की बरसात हुई, उसके बाद क्या इमरान खान दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल होंगे? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि नहीं काबिल कबूल होंगे। जिस खलीज का आप जिक्र फरमा रही हैं वो खलीज पुर नहीं हो सकती।
बिल्कुल। और मेरे सवाल का तलत साहब आखिरी हिस्सा ये भी था कि आरिफ अलवी साहब ये भी कह रहे हैं कि अब ये कोशिश है कि मामलात पर इत्तेफाक राय हो जाए। वो क्या बात, वो क्या चीज हो सकती है कि अब जिस पर इत्तेफाक होगा? देखें, इमरान खान साहब के लिए जो सहूलत मुहैया की गई थी, आरिफ अलवी साहब उस सहूलत के एक्सपायर होने के बाद भी उसी कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, आपको इमरान खान के लिए क्या सहूलत चाहिए? वो किसकी माफी होगी, किस चीज की माफी होगी? ये तो आपकी आपस में लड़ाई है, आपकी आपस में प्लानिंग थी। तो कौन किसको माफ करेगा? एस्टेब्लिशमेंट इमरान को माफ करेगी या इमरान एस्टेब्लिशमेंट को माफ करेगा? तो मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब अपने आप को उस तमाम मामले से जुदा रखकर एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिएटर का रोल इख्तियार करना चाह रहे हैं, जो ना मुअस्सर होगा और ना जचता है उन पर। ठीक है, तलत साथ ही रहिए। मंसूर अली खान भी साथ हैं। मंसूर, आपसे मेरे सवाल के दो पहलू हैं। पहली बात ये कि इमरान खान अगर 25 मई को कॉल ना देते तो शायद इंतखाबात पर समझौता हो जाता, ये क्या कहानी है? दूसरी बात ये कि कल खान साहब ने कहा कि उनको ये लगता है कि अप्रैल में इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाना चाहती है। आज आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को परेशान नहीं होना चाहिए, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नहीं। ये तजवीज़ उन्होंने दी है कि इंतखाबात अप्रैल या मई में करवा लिए जाएं। देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की हवाले से ये जो भी गुफ्तगू अभी थोड़ी देर पहले से हम लोगों ने शुरू की है, आपको एक बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इमरान खान साहब को पिछले 10 साल में पाकिस्तान की इस एस्टेब्लिशमेंट में एक ऐसे जिद्दी बच्चे के तौर पे पाला पोसा है जिसकी हर जिद को पूरा किया गया है। जैसे एक छोटा बच्चा जब किसी खिलौने की दुकान में घुस जाता है और उसके बाद वो हर खिलौने के प्रति उंगली रखता है तो वो खिलौना उसके हाथ में पकड़ा दिया जाता था। इमरान खान साहब के खिलाफात, इमरान खान साहब की जिद, उनकी अना उस वक्त टूटना शुरू हुई पिछले साल जब उनकी मर्जी से जो है वो DGISI नहीं लगाए गए। और तब से वो सिलसिला शुरू होता है, तब से उस जिद का सिलसिला शुरू होता है, इस रोने धोने का सिलसिला शुरू होता है, इस पूरे निजाम को तोड़ देने का सिलसिला शुरू होता है जब उस बच्चे की जिद पूरी नहीं की जाती। अब उसके बाद आरिफ अलवी साहब को भी आज इस बात का एहसास हो गया, क्योंकि शायद आरिफ अलवी साहब आज उस मौके के ऊपर एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे उनको दोनों साइड को सुनने का मौका मिल रहा है और जिसमें उनको उनके बयानात के अंदर एक शर्मिंदगी भी शायद है, एक इतराज पे जुर्म भी है कि हाँ, इस सिस्टम ने वाकई इमरान खान साहब के लिए वो कुछ किया है कि जिसका हम तस्करा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल, इमरान खान साहब जिन फेवर्स को डिनाई कर रहे हैं, आज आरिफ अलवी साहब उनके ऊपर मोहर सब्त कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ तक बता सकता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी पता लगा है आपको, ये जो कुछ भी आरिफ अलवी साहब सिर्फ इतना कह देना कि जी सेनेट के इलेक्शन में या कौमी असेंबली के इलेक्शन के अंदर जो है हमें सपोर्ट मिली, ये उस पूरे पहाड़ का सिर्फ 10% भी नहीं है। वो 10% भी नहीं है जो इमरान खान साहब के लिए होता रहा है पिछले 4-5 साल के अंदर। अच्छा। अगर वो किसी दिन बाद, और ये भी मैं आपको बता दूं, जनरल बाजवा के बारे में कह रहे थे, जनरल बाजवा खुद आजकल ये बात सोच रहे हैं कि उनके ऊपर 2 साल की जो है वो पाबंदी लगी हुई है। 2 साल तक वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो यहाँ तक भी इस वक्त वो सोच रहे हैं कि मैं शायद फौज से ये मुतालबा करूं या उनसे दरख्वास्त करूं कि मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि ये जो इल्जामात की बुछाड़ उनके ऊपर आ रही है तो उसका दिफा करने का उनका भी हक है। और वो भी ये चाहते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है आना चाहिए। वो खुद कोई इंटरव्यू देने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जिस दिन उन्होंने बोलना शुरू किया और इमरान खान साहब के लिए क्या क्या फेवर्स हुए हैं, किस किस तरीके से उनके, अभी तो एक सबसे बड़ी खबर, जिस तरह PDM टूटी थी, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हुई थी, वो किस तरह हुआ था, वो सब कुछ क्या हुआ था, जनरल फैज ने कौन सी एक पूरी प्रेजेंटेशन दी थी, जिस मीटिंग के अंदर जो है ये परवेज खटक साहब, शाहमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, इमरान खान साहब, जनरल बाजवा, ये सब एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे और उस वक्त जनरल फैज ने एक प्रेजेंटेशन दी थी और बताया था कि PDM जिसमें जब शुरू में पीपल्स पार्टी शामिल थी तो कितनी बड़ी फोर्स के तौर पर वो आ रही थी और कितना खतरनाक साबित हो सकता था। और उसके बाद इमरान खान साहब को ये बताया गया था कि हमें हर सूरत PDM को तोड़ना पड़ेगा, अगर PDM को ना तोड़ा तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से एलिजिबली इस बात की इजाजत दी गई थी कि हाँ, आपको जो कुछ भी करना पड़े, आपको जिस हद तक जाना पड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या किसी और जमातों को जो है PDM से अलग करें, उसमें भी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का एक हाथ था। और ये फेवर भी शामिल है इमरान खान साहब के उन तमाम फेवर्स की लिस्ट में जो इनके लिए जो कुछ किया गया। और ये सिर्फ मैं अभी आपको दाखिली मामला के हवाले से बता रहा हूं। और मंसूर, जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से अगर जवाब आना शुरू हो गया, ये बातें चूंकि आप कह रहे हैं कि 10% भी नहीं है, तो फिर हालात किस जानिब जाएंगे, ये सोचना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जरूरी है। मंसूर अली खान साहब, तलत हुसैन साहब, नदीम मलिक साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कराची टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई है। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला गले आ गया।
खाने के वक्फे तक 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 7, शान मसूद 3, इमामुल हक 24 और सऊद शकील 22 रन के मेहमान साबित हुए। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 115 रन बना लिए हैं। बाबर आजम 54 और सरफराज अहमद 4 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। कराची टेस्ट के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियां भी हुई हैं। सरफराज अहमद और मीर हमजा की 4 साल बाद कौमी टीम में वापसी हुई है। पाकिस्तानी प्लेयर्स कैसे आउट हुए ये आपको दिखा देते हैं। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। तोबा चकजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। कान मेहतरजई और खानूजई के पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ी है। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत -12 स्कर्दू में रिकॉर्ड किया गया है। बलूचिस्तान में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। ज़ियारत में दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। कलात में पारा -5 और कोयटा में -3 डिग्री रहा। कराची में भी कोयटा की हवाओं के डेरे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में रहे हैं। महकमा मौसमियात ने चमन, ज़ियारत और योब में बर्फबारी की पेशगोई की है। और कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बदस्तूर सर्दी की शिद्दत बरकरार है। ज़ियारत, कलात समेत कई शहरों में पानी जम गया। नूरुल आरिफीन रिपोर्ट करेंगे। शुमाली बलूचिस्तान में सर्द हवाओं के डेरे, दर्जा हरारत नुक्ते जमात से नीचे गिरा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत में पारा -8 तक गिर गया। शदीद ठंड के बाइस कई इलाकों में पानी जम गया। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -5 और कोयटा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने सस्ते कपड़े खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतें सुनकर शहरी परेशान हो गए। ये भी नहीं ले सकते। अब इस साल तो ये भी कुछ 2000 का कुछ 3000 का, ये हम लोग तो नहीं खरीद सकते। सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो खुश लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो गया। गैस का तो प्रेशर बहुत ही कम है और बिल भी ऐसे हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं जी। बहुत ज़िंदगी जो है मुश्किल में गुजर रही है। मौसम का हाल जानने वाले कहते हैं बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा, चमन, ज़ियारत, जोब में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। खमियाजा पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को कन्विंस किया कि आपकी वजह से हम तकलीफ में हैं, और इस तकलीफ के वक्त अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ये ज्यादती होगी। और आपने देखा कि COP27 एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों से, कोशिशों से मुनक्किद हुआ, और नतीजा अब ये है कि सिंध हुकूमत तमाम सेक्टर्स जहाँ पे लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं, परेशानी से दुचार हैं, उनको रिलीफ का सिलसिला जारी हो रहा है। पहली चीज़, तकरीबन 18 लाख घर हालिया बारिशों से मुतासिर हुए। हमारे तकरीबन 24 अजला हैं सूबाए सिंध के जो मुतासिर हुए, उसमें 18,80,000 घर हैं जो कि मुतासिर हुए। कुछ कंप्लीटली तबाह हो गए, कुछ पार्शली जिनको नुकसान पहुंचा। पहला काम जो सिंध हुकूमत ने मैनेज किया है वो $1.5 अरब सिंध हुकूमत अपने सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए खर्च करने जा रही है, जिसके तहत उन $1.5 अरब से जो कि सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से, कुछ अपनी फंडिंग से और कुछ फेडरल गवर्नमेंट से भी ले रहे हैं, हम इनको लुक आफ्टर करेंगे। 18,80,000 घर इंशाल्लाह बना के देंगे। 3 लाख पर घर कॉम्पनसेशन दी जाएगी। और मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि इसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इसको स्टैगर किया जाएगा कि 3 लाख एक साथ नहीं दे दिए जाएंगे, इसको किस्तों में दिए जाएंगे ताकि लोग वो खर्च करें अपने घर को बनाने में, घर को बेहतर बनाने में, क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि मुस्तकबिल में ये परेशानी ना हो। तमाम उसके ऊपर काम हो चुका है। थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन कराई जाएगी, वेरिफिकेशन के बाद इंशाल्लाह पेमेंट की जाएगी। उसी तरीके से चूंकि हम एक ज़रई मुल्क हैं और मैं समझता हूं कि ज़राअत इस मुल्क के लिए गेम चेंजर हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान की तकरीबन 65% आबादी का ताल्लुक ज़रई शोबे से है। इमरान खान साहब के दौर में गंदम हो, चीनी हो, कपास हो, हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने
हारी को, किसान को कोई इंसेंटिव फराहम नहीं किया, कोई सपोर्ट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेके आए। आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान गंदम को इंपोर्ट करता था। आसिफ जरदारी साहब 2008 में जब इक़्तिदार में आए, पीपल्स पार्टी आई इक़्तिदार में, हमने प्रो फार्मर पॉलिसीज इनिशिएट की, इम्प्लीमेंट की, और नतीजा ये हुआ कि 3 साल के छोटे से अरसे में पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करने के बजाय गंदम को हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ये होती हैं पॉलिसीज जिसका फ़ायदा कौम को होता है। तो अगेन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि पानी की निकासी को यकीनी बनाएं ताकि अपनी ज़मीन को तैयार किया जा सके कि वहाँ पर काश्त हो सके। और सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि अक्टूबर के एंड में, नवंबर के महीने में हमारे यहाँ गंदम की काश्त होती है, दिसंबर में भी होती है कुछ जगहों पर, उस काश्त को यकीनी बनाया जाए। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि गंदम की काश्त अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध के उन मुतासर अजला में की गई है। हमने पानी को यकीनी बनाया और ये हुकूमत सिंध की आवाम की एक बड़ी कामयाबी है। मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट और कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर करने के लिए इमरान खान से अहम पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया है। कज़ाफ़ी भट्ट से मज़ीद तफसील जानेंगे। कज़ाफ़ी बताइए इस हवाले से। बिल्कुल जी, 4 निकाती एजेंडे पर ये इजलास बुलवाया गया है, जिसके अंदर काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामले कहां तक पहुंचे हैं और उनको कौन कौन सी नशिस्तें दी जानी है, इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। जबकि जो कौमी असम्बली से इस्तीफे देने हैं PTI ने इज्तिमाई तौर पर जाकर उस पर भी लाहेअमल तय किया जाएगा। तफसील के लिए शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट। नौशहरा से अफसोसनाक खबर दें आपको, ज़मीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई, 5 अफराद जाँ भाग हुए हैं फायरिंग से। और रेस्क्यू ज़राए का ये भी बताना है कि लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, ज़मीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई, फायरिंग से 5 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अब आपको ये बताएं कि फ़हद हारून को वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए मीडिया अफेयर्स तैनात कर दिया गया है। फ़हद हारून बहुत से बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया हाउसेस में अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के फोकल पर्सन बराए इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स रहे हैं। FPCCI में बतौर चेयरपर्सन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कमेटी और बतौर मेंबर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जिम्मेदारियाँ भी निभाई हैं। फ़हद पार्लियामेंटेरियन फरीहा रज़ा के साहबजादे और निशात अफजा के नवासे हैं। अब आपको ये बताएं कि कुकिंग ऑयल महंगा होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कहते हैं समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। खुले तेल की फरोख्त पर पाबंदी ने भी मजीद परेशानी में इजाफा कर दिया है। उधर आलमी मार्केट में ऑयल की कीमतें कम होने के समरात भी आवाम तक नहीं पहुंच सके। रिजवान आलम की रिपोर्ट। बहुत परेशानी हो गई है, घूमते रहो, कहीं कम मिल जाए कहीं कम मिल जाए, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता, क्या करें। किसी दुकान में आप पूछ लें 600 का मिल रहा है, किसी दुकान में 540 का मिल रहा है, कहीं से आप ऑर्डर करो तो उतने का मिल रहा है। कुकिंग ऑयल की महंगाई ने घरेलू बजट को तिलपट किया हुआ है, मगर खुले तेल की फरोख्त पर पाबंदी की वजह से अवाम कंपनियों की इजारादारी के आगे मजीद बेबस है। आलमी मंडी में कुकिंग ऑयल की कीमतों में 50% कमी हो चुकी है, मगर कंपनियों के गठजोड़ की वजह से इसका अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। परचून दुकानदार भी खरीदारों से झकझक करके तंग आ चुके हैं, मगर वो ये समझते हैं कि तेल कंपनियां ये रिलीफ आसानी से अवाम को नहीं देंगी। अब मार्केट नीचे हुई, अब ये क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन अभी तक नीचे रेट कुछ किए नहीं है इन्होंने। कीमतों में कमी का फायदा अवाम को ना देने का सवाल कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम के नुमाइंदे के सामने रखा तो उनका कहना था कि मुकामी मार्केट में फ़र्क फौरी तौर पर नहीं मिल सकता और हर ऑयल मिल अपनी मर्जी की मालिक है। तकरीबन 137 घी मिल हैं पाकिस्तान में। हर कंपनी का अपना रेट है, अपनी कीमत है, अपना तरीक़ाकार है। तो हम लोग जो है, हमारी जो एसोसिएशन है, प्राइसिंग में किसी को कुछ नहीं कह सकती। तो ये तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है, उसके मुताबिक जो है वो बिजनेस करते हैं। तेल कंपनियों के इस मौक़िफ़ से होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन कराची के सदर इत्तफाक नहीं करते, बल्कि उन्होंने उल्टा सवाल किया कि यही मिलें आलमी मंडी में महंगा होने का फ़र्क फौरी तौर पर आवाम पर लाद देती है। तेज़ी जब आती है तो 15 मिनट में कंपनियां 15 मिनट में तेज़ कर देती हैं रेट को, लेकिन जब मंदी आती है तो ये जब तक
कोई गवर्नमेंट इदारा मुदाखलत नहीं करेगा, कमिश्नर ब्यूरो ऑफ सप्लाई, जब तक ये रेट डाउन नहीं होंगे। खुले तेल पर पाबंदी से मार्केट में मुसाफकत खत्म हो गई है, जिसका फायदा वही कंपनियां उठा रही हैं जो आवाम को आलमी मंडी में कमी का फायदा देने के बजाय उनका इस्तेहसाल कर रही हैं। तेल की महंगाई ने न सिर्फ आवाम को कोल्हू के बैल की तरह चकरा के रख दिया है, बल्कि उनका तेल भी निकाल दिया है। कैमरा टीम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल मार्केट रेट्स पर ही दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सारिफीन को कुकिंग ऑयल पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे खुर्शीद आलम। खुर्शीद, अपडेट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। खुर्दनी तेल के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सार्फिन को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलती, जबकि यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स पे मुख्तलिफ ब्रांड के जो कुकिंग ऑयल हैं वो 490 रुपये, 500 रुपये, 525 रुपये और 531 रुपये लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किए जाते हैं और हर ख़रीदार अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ से खुर्दनी तेल ख़रीदता है, जो मार्केट रेट के बिल्कुल ऐन। इस एतबार से सार्फिन को यूटिलिटी स्टोर पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाती।